कहाँ तक हम लोग डिस्कस किए थे? आफ्टरनून सर। रजिस्टर हो गया था? नहीं, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सीपीयू organization. Under CPU organization, discuss about the control unit, ALU, and the registers. Under register, there are basically three types of register in common: accumulator, general purpose registers, special purpose registers. Under a special purpose register, we have program stack pointer register, then status flag register, index register, instruction register. Excuse me, sir. स्टैंड्स के बाद क्या लिखा है सर? इंडेक्स के पहले क्या लिखा है सर? कंटेंट स्नैप ले लीजिएगा। और ये टॉपिक तो आपका ऑलरेडी इसका नोट्स होगा ही, तो अलग से आपको शेयर करने की जरूरत नहीं है। स्टेटस फ्लैग। इस बार टोटल जो आपका है रजिस्टर्स में, एक्यूमुलेटर रजिस्टर ये ऑलरेडी हम लोग इसको डिस्कस कर लिए ना। कंट्रोल यूनिट डिस्कस कर लिए थे, एएलयू डिस्कस कर लिए थे। एएलयू के कनेक्शन में भी एफपीयू यूज होता है एज ए मैप्स को प्रोसेसर, है ना, फॉर हैंडलिंग फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन। हेलो सर। ALU में बेसिकली हमारा क्या है कि इंटीग्रल ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो किसी भी तरह का ऑपरेशन जिसमें
फ्लोटिंग पॉइंट ऑपरेशन होगा तो उसके लिए एडिशनल मैथ को प्रोसेसर यूज होगा, जिसको फ्लोटिंग पॉइंट यूनिट भी हम लोग बोल सकते हैं। हाँ, बोलिए देवाशीष। हेलो सर। यहाँ स्पीकर नहीं। सिस्टम से जुड़े हो गए। हेलो हेलो। यस सर, हेलो सर। हाँ बोलिए। हाँ सर आवाज आपका सर बहुत धीरे धीरे आता है सर, ऑनलाइन अभी में आ भी। अभी आ रहा है आवाज। हाँ, अभी आ रहा है। तो बेसिकली ऑलरेडी अभी आ रहा है ना आवाज। यस सर, यस सर, आ रहा है सर। तो कंट्रोल यूनिट और एएलयू हम लोग डिस्कस कर लिए थे, एफपीयू डिस्कस कर लिए थे। रजिस्टर्स में जो 3 तरह का रजिस्टर्स होता है, दैट इज एक्यूमुलेटर, जनरल पर्पस और स्पेशल पर्पस। तो ऑलरेडी हम लोग इंटेल 8086 माइक्रो प्रोसेसर में, स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर में एक्यूमुलेटर रजिस्टर को अंडर जनरल पर्पस रजिस्टर जो है स्टडी किए। तो जनरल पर्पस रजिस्टर और एक्यूमुलेटर रजिस्टर का मोर और लेस फीचर सेम होता है, यानी कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर भी इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए यूज होता है और जनरल पर्पस रजिस्टर भी इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए यूज होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस ये है कि एक्यूमुलेटर रजिस्टर जो है वो केवल एएलयू पार्ट ऑफ ऑपरेशन को होल्ड करने के लिए यूज होता है और जनरल पर्पस रजिस्टर किसी भी तरह का इंटरमीडिएट रिजल्ट के लिए यूज होता है। दैट्स व्हाई एक्यूमुलेटर रजिस्टर 8086 माइक्रो प्रोसेसर में अंडर जनरल पर्पस रजिस्टर ही रखा गया, ठीक है ना। तो जनरल पर्पस रजिस्टर में AX, BX, CX, DX हम लोग देखे थे। तो बेसिकली रजिस्टर भी एक तरह का मेमोरी सेल है, तो इट इज अ मेमोरी सेल used to temporarily हाँ? सर ये सब हो चुका है सर, जनरल पर्पस रजिस्टर तक हो चुका है, स्पेशल पर्पस से आप बताइए। यानी कि we have to discuss about the special purpose register। तो स्पेशल पर्पस रजिस्टर में सबसे पहले है प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर। प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर एक्चुअली क्या है कि we just discuss about the pipeline and नॉन पाइपलाइन। दो तरह का कंप्यूटर होता है, पाइपलाइन कंप्यूटर ये दो तरह का कंप्यूटर होता है। फर्स्ट वन इज द पाइपलाइन एंड सेकंड वन इज द नॉन पाइपलाइन। तो पाइपलाइन कंप्यूटर में पीसीआर प्ले द इम्पोर्टेंट रोल। इन थ्रू द पीसीआर क्या करता है, इट कीप्स द ट्रैक ऑफ एड्रेस of the next instruction which is going to be executed. To be executed within the system, है ना। तो अब इससे क्या होगा कि आपका पीसीआर जो है वो नेक्स्ट जो एड्रेस है, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के एड्रेस को होल्ड कर रहा है। तो इससे क्या हुआ कि
कौन? So it keeps the track of address of the next instruction to be executed within the system. तो इससे क्या होगा कि it supports pipelining within the system to accelerate the process of execution. It also affects the throughput of the system. PCR is automatically implemented once the it supports pipelining within the system to accelerate the process of execution. It also affects the throughput of the system. क्योंकि अगर आपका इमीडिएट अगर इंस्ट्रक्शन मिलते जाएगा सीपीयू को, तो सीपीयू मैक्सिमम टाइम बिजी रहेगा और मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू होगा। जब मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ सीपीयू होगा तो उस केस में आपका थ्रूपुट अफेक्टेड होगा, यानी कि मैक्सिमम आउटकम जनरेट करेगा सिस्टम। तो पीसीआर जो है ये ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंट होता है, यानी कि इसका जो कंटेंट है ये ऑटोमेटिकली इंप्लीमेंटेड होता है वंस द इंस्ट्रक्शन मूव टू द। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर थोड़ा फ्रेश लिखिए, पता नहीं चल रहा है। सर विद इन द सिस्टम टू, उसके बाद क्या लिखे हैं? इट सपोर्ट्स pipelining within the system to accelerate the process of execution. It also affects the throughput of the system. अब कैसे अफेक्ट होगा? तो थ्रूपुट आपका अफेक्ट होगा अगर आपका मैक्सिमम टाइम सीपीयू बिजी रहेगा तो आउटकम भी आपका मैक्सिमम जनरेट होगा। अगर सीपीयू आइडल स्टेट में जाएगा तो थ्रूपुट अफेक्टेड होगा। तो पीसीआर चूंकि इमीडिएट आपका इंस्ट्रक्शन का एड्रेस को अवेलेबल करा रहा है सीपीयू को, तो उससे क्या है कि आपका जॉब पाइपलाइन है। जॉब पाइपलाइन होने से क्या हो रहा है कि आपका जो है मैक्सिमम आउटकम जनरेट कर रहा है सीपीयू। तो पीसीआर फिर एक इंस्ट्रक्शन को मूव करने के बाद ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा एक बार जब मूव टू द पर्टिकुलर सीपीयू। तो सीपीयू में जैसे ही इंस्ट्रक्शन मूव करेगा प्रोसेसिंग के लिए तो पीसीआर ऑटोमेटिकली इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसका मतलब है कि जैसे इसको आप ऐसे समझिए कि अगर आप एक पीसीआर जोन क्रिएट करते हैं, उस पीसीआर जोन में नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको सपोज करो क्लास को रिलीज कर रहे हैं, तो क्लास को रिलीज करने के समय में एक पीसीआर जोन क्रिएट कर देते हैं और नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन जिसको आउट कर रहे हैं उसके आउट होने के समय से पहले ही एक इंस्ट्रक्शन को पीसीआर में डाल देते हैं। तो इससे क्या है कि दूसरा किसको बाहर जाना वो तय हो गया। जैसे ही पीसीआर से आगे बढ़ेगा वो इंस्ट्रक्शन बाहर निकलने के लिए तीसरा को पीसीआर जोन में खड़ा कर दिए। इससे क्या हुआ, एक के बाद एक आपका इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन हो गया और आपका जो है कम समय में ज्यादा से ज्यादा आउटपुट जनरेट हुआ। अब अगर पीसीआर जोन नहीं होता तो अगर 100 लोग हैं तो ये तय करना होगा पहले कि इसके बाद कौन जाएगा। तो ये चीज हम पहले से ही सेट कर दिए कि जो इस सीक्वेंस में जिस तरह का सीक्वेंस हम मेंटेन कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली एक एक करके आपका डेटा एलोकेट होगा। तो डेटा एलोकेट होगा पीसीआर जोन में, वहां से आपका वो बाहर जाएगा। जैसे ही पीसीआर जोन से कोई डेटा बाहर जाएगा दूसरा डेटा पीसीआर जोन में एलोकेट हो जाएगा। तो ये इसीलिए एक तरह से पाइपलाइन कंप्यूटर का बेस बोन आप कह सकते हैं, बिल्डिंग ब्लॉक है कि आपका जो डेटा है वो पाइपलाइन है और एक के बाद एक इंस्ट्रक्शन फ्लो में वो पार्टिसिपेट कर रहा है। नाउ द सेकेंड वन इज द स्टैक पॉइंटर। अब आप
डेटा स्ट्रक्चर पढ़ लिए हैं तो यू हैव बेटर आइडिया अबाउट स्टैक मेमोरी। तो स्टैक पॉइंटर, यहाँ दो चीज है, एक है स्टैक और दूसरा हो गया पॉइंटर। तो स्टैक is the memory area, you can say stack is the memory area where the instruction or sub instructions are kept, and pointer is the, है ना, pointer is the Address. हाँ एड्रेस कंटेनर। तो यहाँ जो स्टैक पॉइंटर है, इसमें स्टैक पॉइंटर में पॉइंटर कीप्स द एड्रेस ऑफ विच इंस्ट्रक्शन, Data. Memory. मेमोरी। कुछ करिए ये स्टैक है, इसमें बहुत सारा डेटा ले लेते हैं, बी सी डी ई, ये अलग अलग इंस्ट्रक्शंस है सब कुछ। तो ये आपका अभी क्या है, टॉप ऑफ द स्टैक है, ये टॉप है। यस सर। तो जो पॉइंटर होगा, यहाँ जो हम लोग स्टैक पॉइंटर की बात कर रहे हैं, ये पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ विच, ई का सर, ई का, क्योंकि लीफो मैनर पे काम करता है। तो पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ द लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल इन द स्टैक। तो लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल क्या है, ई है, जो टॉप है। तो लीफो मैनर में काम करता है। हाँ, तो पॉइंटर, स्टैक पॉइंटर में पॉइंटर क्या इंडिकेट करेगा, पॉइंटर कंटेन्स द एड्रेस ऑफ लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल ऑफ द स्टैक। करंट कौन, तत्काल ई है ना, जो टॉप है। हाँ, करंट भी बोल सकते हैं। लास्ट इसलिए बोल रहे हैं ना, क्योंकि लास्ट ही आपका करंट होता है, लास्ट जो भी है वही करंट होता है। करंट तो जब भी आपको एक नया डेटा डालिएगा तो करंट हो जाएगा, लेकिन लास्ट बोलने से क्या होगा कि जो भी आपका सबसे लास्ट में एलोकेट हुआ होगा उसी को पॉइंट करेगा पॉइंटर, क्योंकि ये लीफो मैनर में काम करता है। आपका जो स्टैक है ये लीफो मैनर में काम करता है। लीफो मैनर का मतलब हो गया लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो जो सबसे लास्ट में इन हुआ होगा वही फर्स्ट आउट होगा। तो पॉइंटर एक्चुअली हम यहाँ ले क्यों रहे हैं, स्टैक मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को एक के बाद एक रिट्रीव कराने के लिए। तो पॉइंटर स्टैक, इन स्टैक पॉइंटर रजिस्टर, पॉइंटर इज यूज्ड टू रिट्रीव द इंस्ट्रक्शन वन बाय वन फ्रॉम द स्टैक। तो फ्रॉम वेयर द पॉइंटर गेट इनिशिएटेड, तो पॉइंटर इज इनिशिएटेड फ्रॉम द लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल। तो लास्ट ऑक्युपाइड जो आपका मेमोरी सेल होगा, या करंट आप बोल सकते हैं, करंट मेमोरी जो आपका सेल होगा, तो जो टॉप ऑफ द स्टैक होगा उसके एड्रेस को पॉइंटर डिनोट करेगा। तो पॉइंटर से जैसे ही रिट्रीव करेंगे तो वो ई आपको रिट्रीव होगा। ई रिट्रीव होने के बाद फिर आपका नेक्स्ट जो टॉप है, यानी लास्ट ऑक्युपाइड डी हो गया, क्योंकि पॉइंटर ई को एलोकेट कर दिए, रिट्रीव कर लिए। तो नाउ डी, एड्रेस ऑफ द डी इज एलोकेटेड टू द पॉइंटर। इस तरह से एक एक करके ए को भी जब रिट्रीव कर लेंगे तो फाइनली टॉप क्या हो जाएगा, नल, because it contains no address. So once the top is assigned by null, that means your pointer is also assigned by null whenever the next increment occur। यानी पॉइंटर का जो नेक्स्ट एड्रेस एलोकेशन होगा वो नल के रूप में होगा। तो जैसे ही नल होगा पॉइंटर में, इसका मतलब है नाउ देयर इज नो इंस्ट्रक्शंस अवेलेबल विद द स्टैक फॉर रिट्रीवल। तो दैट इज द वर्क ऑफ पॉइंटर इन द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। तो स्टैक पॉइंटर रजिस्टर बेसिकली हम लोग पॉइंटर वहाँ पे इसलिए यूज करते हैं ताकि सीक्वेंशियल मैनर में हमको मिले, जो कि लीफो का जो लिस्ट में रहेगा तो उस चीज को हाँ, एक ऑर्डर में हमको डेटा, आपको इंस्ट्रक्शन जो है वन बाय वन वो हमको एलोकेट करने में एक ऑर्डर मेंटेन होते हुए डेटा अवेलेबल हो। तो बेसिकली इट इज यूज्ड टू एलोकेट इंस्ट्रक्शंस for accession। अब क्योंकि इंस्ट्रक्शन कंटेन सेवरल सब इंस्ट्रक्शन, तो सब इंस्ट्रक्शंस आर होल्ड बाय द स्टैक।
तो स्टैक मेमोरी का जरूरत जब इंस्ट्रक्शन में नंबर ऑफ सब इंस्ट्रक्शंस होगा तब जरूरत है, अदरवाइज विदाउट स्टैक के भी हम लोग वर्कआउट कर लेते हैं। अगर सिंगल सब इंस्ट्रक्शन होगा तो स्टैक का जरूरत नहीं है। लेकिन आप कोई प्रोग्राम लिख रहे हैं, उस प्रोग्राम में बहुत सारा फंक्शन लिए, तो फंक्शंस को एक ऑर्डर में ही आपको एग्जीक्यूट करना होगा वन बाय वन। तो वो ऑर्डर आपका क्या है, वो स्टैक आपको होल्ड करेगा, जिस स्टैक के थ्रू आपको एक के बाद एक आपका जो फंक्शन कॉल किया जाएगा। तो कॉलिंग एंड रिटर्निंग ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टैक होगा। तो हियर पॉइंटर contains the address of the last occupied memory in the stack after retrieval of the instruction pointer allocates the address of next occupied memory till the instruction exists in the stack. Once the instruction is completed, pointer is assigned by null which means further there is no instruction for retrieval. तो आपका जैसे ही स्टैक खाली होगा तो स्टैक में भी आप स्टैक को इंप्लीमेंट किए होंगे एरे से और लिंक लिस्ट से, ये है ना। पॉइंटर लिंक लिस्ट का मतलब पॉइंटर, तो यू आल्सो इंप्लीमेंट द स्टैक यूजिंग पॉइंटर, पॉइंटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ द स्टैक एंड एरे इंप्लीमेंटेशन ऑफ स्टैक। व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दिस टू? दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है? पॉइंटर से जैसा एरे स्टैक में क्या यहाँ में एरिया फिक्स होता है, साइज फिक्स होता है। तो एरे में हम लोग टॉप में को किस इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं। एरे के केस में टॉप को इंडेक्सिंग के लिए यूज करते हैं, इसलिए टॉप को -1 इनिशियल कर देते हैं स्टैक को इंक्रीज शो करने के लिए। यानी स्टैक इनिशियली जब खाली होगा तो टॉप हमारा -1 होगा, इसलिए क्योंकि एरे जो है वो 0 से उसका इंडेक्सिंग शुरू होता है। तो टॉप को हम 0 इसलिए नहीं रखते क्योंकि 0 रखने से मतलब है कि एटलीस्ट एक एलिमेंट आपके स्टैक में है। तो -1 लेते हैं एरे के केस में, और लिंक लिस्ट के केस में उसमें इनिशियली नल असाइन करते हैं। टॉप में नल वैल्यू इसलिए कि इनिशियली ये एज्यूम करके चला जाता है कि स्टैक ब्लैंक है। जैसे जैसे आप इंसर्शन करेंगे स्टैक में वैसे वैसे आपका स्टैक का टॉप चेंज होगा, यानी जो नल है वो करंट जो आपका डेटा होगा उसके इंस्ट्रक्शन होगा उसके एड्रेस को वो होल्ड करना शुरू कर देगा। जब जब आप टॉप चेंज करेंगे तो नल भी आपका रिप्लेस्ड होता जाएगा। और पर्टिकुलर तो स्टैक के केस में जब आप स्टैक में लिंक लिस्ट इंप्लीमेंट करते हैं तो क्या करते हैं, कोई एक पर्टिकुलर लिस्ट लेते होंगे आप, सिंगल लिंक लिस्ट यूज किए होंगे। तो इनिशियली जब आपका ये सपोज करो कि 5 आपने एक नोड बनाया, तो इस 5 के नेक्स्ट में क्या होगा? इसका एड्रेस हाँ, तो इसके नेक्स्ट में क्या होगा? नल होगा ये, हाँ, ये नल होगा। इनिशियली पहला नोड बनाएंगे यही नहीं आगे नल होगा। तो इसके बाद स्टैक में आपका जो डेटा है, जैसे यहाँ पर आप बोले ठीक है नल होगा, खोज करो यहाँ बताए, यहाँ 5 है, यहाँ नल होगा। अगर हमको 4 इंसर्ट करना होगा, अभी तो आपका ये टॉप है, यस सर। 4 हमको इंसर्ट करना होगा
तो 5 उसके बाद सर 4। यहाँ 4 है, इसके नेक्स्ट में किसका एड्रेस होगा? 5 वाले का। मतलब इससे ये जुड़ेगा। अगर हमको मान लेते हैं 3 इंसर्ट करना होगा तो इससे ये जुड़ेगा। अगर हमको यस सर। 2 इंसर्ट करना होगा तो इससे ये जुड़ेगा हर बार। और हर बार आपका क्या है, जो आप नया एड्रेस स्टैक में डाल रहे हैं वो टॉप बनता जा रहा है। यस सर। यही हियरार्की मैनर चलते रहेगा सर। हाँ, तो ये हायरार्की है, इसीलिए जब डिलीट करते हैं तो ये डिलीट होता है तो इसके नेक्स्ट में इसका एड्रेस है। ये डिलीट होने के बाद आपका ये टॉप बनता है, तो ये टॉप बना, ठीक है, ये टॉप बना, तो फिर आपका ये इसको डिलीट किए तो फिर ये टॉप बना। इस तरह से जब ये 5 को डिलीट करते हैं तो 5 का आपका टॉप चेंज करते हैं हर बार। क्या, हर बार डिलीट करने के बाद आप टॉप इक्वल टू टॉप -1 करते हैं, किसमें? एरे के केस में। और इसमें करते हैं टॉप इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट। तो यहाँ अभी टॉप ये है, टॉप का नेक्स्ट ये क्या होगा? टॉप के नेक्स्ट में 3 का एड्रेस है तो ये टॉप बन गया। जब इसको डिलीट करेंगे तो टॉप का नेक्स्ट में 4 का एड्रेस है तो ये टॉप बन गया। जब 4 को डिलीट करेंगे तो टॉप का चेंज हुआ एड्रेस नेक्स्ट, तो ये टॉप बन गया। और जब ये डिलीट होगा तो टॉप इक्वल टू टॉप का नेक्स्ट, तो नेक्स्ट में नल है, तो फाइनली Yes, sir. आपका जब लास्ट नोड डिलीट होता है तो टॉप में नल आ जाता है। Top is assigned by null. So once the top is assigned by null, that means your pointer is allocated by null, and because ये pointer आपका जो है यही top के वैल्यू को एड्रेस को रखता है। तो पहले पॉइंटर में 2 है, स्टैक पॉइंटर में 2 का एड्रेस है, फिर 3 का एड्रेस है, फिर 4 का, फिर 5 का। जब 5 का एड्रेस रिट्रीवल हो गया तब पॉइंटर में ये टॉप नल असाइन हो गया। तो टॉप जैसे ही नल असाइन हुआ इसका मतलब पॉइंटर इज असाइंड बाय नल। तो नल करने का मतलब है कि नाउ देयर इज नो एनी एड्रेस फॉर रिट्रीवल, आपका स्टैक खाली हो गया। तो स्टैक पॉइंटर भी इसी मेथोडोलॉजी पर काम करता है आपका। वो लास्ट ऑक्युपाइड मेमोरी सेल के एड्रेस को होल्ड करता है और एक के बाद एक वो जो आपका है उसका एड्रेस चेंज होता जाता है। चेंज होते होते जब लास्ट यानी कि सबसे फर्स्ट जो आपका जो एंट्री हुआ था वहां तक पहुंचता है, तो उसके बाद फर्दर कोई हमारा नोड एड्रेस है नहीं, तो एड्रेस नहीं है तो आपका स्टैक भी एम्प्टी हो जाता है। स्टैक एम्प्टी का कंडीशन यही है कि आपका टॉप नल होगा। तो जैसे ही टॉप नल हुआ इसका मतलब स्टैक एम्प्टी है, और यही इमीडिएटली पॉइंटर में भी असाइन हो जाता है। यानी पॉइंटर में भी नल असाइन हुआ, इसका मतलब है कि आपका लिस्ट अब खाली हो गया। अब आपके स्टैक मेमोरी में कोई डेटा अवेलेबल नहीं है जिसको रिट्रीव किया जाए। So that is the work of stack pointer register. Under stack pointer register, pointer is used to allocate the address of last occupied memory cell of the stack memory, and one by one the instruction retrieved from the stack until and unless the instruction get मतलब exhausted. जितना भी इंस्ट्रक्शन जब तक एग्जॉस्ट नहीं कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक की आपका ये कंटिन्यूअस प्रोसेस चलते रहता है। इसमें एक चीज ये चीज जोड़ा जाता है कि इफ नेसेसरी, क्योंकि स्टैक मेमोरी का जरूरत है तभी आपका सिस्टम में स्टैक पॉइंटर का जरूरत होगा। अगर इंस्ट्रक्शंस इज नॉट कॉम्प्लिकेटेड और इंस्ट्रक्शन इज अ सिंगल इंस्ट्रक्शन, देन देयर इज नो नीड टू एलोकेट दैट इंस्ट्रक्शन इनटू अ स्टैक। जब से आप प्रोग्राम कोई लिख रहा है, प्रोग्राम विदाउट फंक्शन भी हो सकता है, सिंपल मेन फंक्शन हो सकता है, उसमें कोई यूजर डिफाइंड फंक्शन नहीं होगा। तो उस केस में आपको फर्दर इंटीग्रल आपको इंटर ऑपरेबिलिटी यानी इंटर कम्युनिकेशन बनाने की जरूरत नहीं है फंक्शन के बीच में, कि कब किस फंक्शन को कॉल करना है, कब उसके बाद उस दूसरे फंक्शन को कब कॉल करना है, तो ये काम आपको नहीं करना है। तो दैट इज द पर्टिकुलर वर्क ऑफ द स्टैक पॉइंटर रजिस्टर। एंड आफ्टर स्टैक पॉइंटर रजिस्टर वी हैव index status flag register. Sir, that means sir, it indicates up to sir whatever memory location is stack is already fill up. Yes. On the basis of that, the particular operation is executed. So operation needs an instruction, and if instruction is divided into sub instruction, then each sub instruction is allocated into the stack memory and retrieves that system retrieves that sub instructions from the stack memory one by one through the pointer. And pointer से allocation initiate कहाँ से होगा, तो pointer because always keep the address of the last occupied memory cell or the current occupied memory cell. तो जो आपका stack में current आपका last occupied memory cell होगा वहां से initiate करेगा
और एक एक करके पॉइंटर आपका जो है इंस्ट्रक्शंस को ऑपरेशन में एलोकेट करता जाएगा। ये ठीक उसी तरह से जैसे आप 5 फंक्शन लिखे हैं तो 5 फंक्शन आपका मेन के अलावा है, यानी 4 फंक्शन इंक्लूड है, मेन फंक्शन को लेकर 5 फंक्शन है। तो पहला फंक्शन कॉल होगा, दूसरा कॉल होगा, तीसरा कॉल होगा। तो जैसे आप लूप यूज करते हैं तो अगर इनर और आउटर लूप है तो पहले इनर लूप वर्क होता है, फिर उसके बाद आउटर लूप होता है। तो अब जब लूप देखिएगा, जैसे आप फॉर लूप अगर लेते हैं, एक फॉर लूप, दूसरा फॉर लूप, तो एक्चुअली आपका जो स्टैक में पहला फॉर लूप पहले गया, दूसरा फॉर लूप पहले आपका इनर इनर वर्क होता है। जब इनर वर्क कंप्लीट होगा तब ये आउटर वर्क वर्क करता है, यानी कि आउटर के लिए पहले इनर एक बार काम करेगा, फिर इनर आपका जो है रिस्पॉन्ड दूसरा करे तो उसके लिए आउटर एक बार चेक होगा, फिर आपका इनर। तो इस तरह से कंटिन्यूअसली आप जो है ये इनर आउटर को आप मैनेज करते हैं अपने प्रोग्राम में। क्योंकि आप कभी ऐसा नहीं देखेंगे कि आउटर आपका पहले काम कर लेगा उसके बाद इनर करेगा। आउटर इफेक्ट करता है इनर को। तो आउटर से कोई एक सिग्नल होगा तो उसके बाद इनर वर्क होगा, इनर कंप्लीट होने के बाद फिर आउटर सिग्नल चेक होगा, फिर उसके बाद उसके लिए दूसरे सिग्नल के लिए इनर कंप्लीट होगा। तो इसके लिए इस इनर और आउटर और इनर के बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश होना जरूरी है, जो अब हम लोग तो यूज कर रहे हैं ना। आप तो कंपाइलर बना नहीं रहे हैं, आप कंपाइलर को केवल यूटिलाइज कर रहे हैं। तो ये कैसे हो रहा है एक्चुअली कंपाइलर में, कंपाइलर एक्चुअली जो कंपाइलर डिजाइन करता है उसको सोचना है कि अगर आप लूप कंस्ट्रक्ट यूज कर रहे हैं, नेस्टेड ऑफ लूप यूज कर रहे हैं, तो नेस्टिंग में आपका इनर आउटर में कैसे कोरिलेशन एस्टेब्लिश किया जाएगा। तो जो भी स्ट्रक्चर आप बनाते हैं, रो और कॉलम जो भी ऑपरेशन करते हैं, उसमें इनर और आउटर को मेंटेन करते हैं। स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, वी ऑलरेडी नो दैट इट इज यूज्ड फॉर मेंटेनिंग द स्टेटस, 1 बिट ऑफ स्टेटस। इसको 1 बिट फ्लिप फ्लॉप भी कह सकते हैं। ये 1 बिट का फ्लिप फ्लॉप है, मेमोरी एरिया है जो इंफॉर्मेशन या तो 0 या 1 के फॉर्म में होल्ड करता है। So it is a 1 bit flip flop which holds the status of the particular operation during ALU part of the operation. ALU में कोई भी ऑपरेशन होता है उससे जो स्टेटस चेंजिंग होता है, तो स्टेटस चेंजिंग होता है डेटा का, इंस्ट्रक्शन का, तो दैट स्टेटस इज मेंटेन्ड बाय इनेबलिंग एंड डिजेबलिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्विच। तो इनेबलिंग एंड डिजेबलिंग करने का मतलब है कि ये 1 बिट का इंफॉर्मेशन रखता है। इनिशियली ऑल द स्टेटस इज बाय डिफॉल्ट सेट टू बी 0। तो इनिशियली जो भी स्टेटस आपका रजिस्टर है किसी भी सीपीयू के लिए हो, कोई स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर की भी बात करिएगा तो वहां भी उस माइक्रो प्रोसेसर के से रिलेटेड जो आपका स्टेटस फ्लैग रजिस्टर होगा वो आपका इनिशियली डिजेबल होगा। आप भी डिजेबल करके ही रखते हैं। आप शुरू में निगेटिव सोच के नहीं चलते कि आपका रिजल्ट निगेटिव होगा, आप ये सोच के नहीं चलते हैं कि 0 आपका रिजल्ट होगा, इसलिए 0 साइन ये सब आप डिफॉल्ट 0 करके चलते हैं। अब यहाँ जो 0 और 1 एक्चुअली फ्लैग का काम करता है। जैसे फ्लैग यूज करते हैं तो फ्लैग आपका ऑन या ऑफ होता है, तो इनिशियली ये मान के चलते हैं कि हम फ्लैग को ऑफ करके रखते हैं। जब फ्लैग ऑन होगा तो कब होगा, जब स्पेसिफिक कंडीशन राइज होगा तो फ्लैग हमारा ऑन हो जाएगा, अदरवाइज हमारा फ्लैग ऑफ ही रहेगा। तो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर इज यूज, इट इज बेसिकली यूज, इट इज यूज टू मेंटेन द status of the operation, operation performed under ALU. Initially all the status flag register is assigned to logic 0 representing that no signal is on for ALU part of operation.
It is 1 bit flip-flop containing the flag information either in the form of logic 0 और लॉजिक 1। लॉजिक 0 या लॉजिक 1 के फॉर्म में आपका ये इंफॉर्मेशन, एक बिट का इंफॉर्मेशन होल्ड करता है। और इनिशियली ऑल द स्टेटस फ्लैग रजिस्टर असाइंड टू लॉजिक 0, इसका मतलब है कि सारे को डिजेबल करके रखा जाता है। यानी कि जब तक एएलयू में कोई ऑपरेशन नहीं होता है, आप भी जब तक कोई ऑपरेशन नहीं करता सबको डिजेबल करके ही रखते हैं, जूम करते हैं कि सब स्टेटस डिजेबल है। जैसे 5 + 4 9 है, ठीक है ना, +3 12 है। कौन है? आपके बच्चे तो +3 12 है और -12 0 हो गया। यानी 0 जब होगा तब 0 फ्लैग हमारा ऑन होगा। जब तक 0 नहीं है तब तक हम 0 नहीं बोल रहे हैं, हम कोई ना कोई डिजिट बोल रहे हैं। हाँ, और हम पॉजिटिव वैल्यू के लिए कोई प्लस प्रीसीडिंग नहीं कर रहे थे। जैसे ही कोई निगेटिव वैल्यू आया तो उस निगेटिव वैल्यू के पहले हम माइनस साइन लगा दें। तो इंटरनेट स्लो है। तो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर, जब हम लोग इंटेल 806 देखे तो उसमें 9 स्टेटस फ्लैग रजिस्टर देखे, 6 कंडीशनल था और 3 हमारा कंट्रोल फ्लैग था। तो वो हमारा स्पेसिफिक माइक्रो प्रोसेसर का था। यहाँ पर जनरलाइज फॉर्म में अगर देखा जाए तो वेरियस जो स्टेटस फ्लैग रजिस्टर है, लाइक कैरी फ्लैग, ठीक है ना, साइन फ्लैग, उसके बाद पैरिटी जीरो फ्लैग, फ्लैग हाँ, और पैरिटी फ्लैग। पैरिटी फ्लैग, जीरो फ्लैग, और बाकी ऑक्सिलरी फ्लैग, इंटरप्ट फ्लैग, ट्रैप फ्लैग, डायरेक्शन फ्लैग, ये सब हम लोग 806 में देखे। तो कैरी फ्लैग एक्चुअली क्या है? कैरी फ्लैग है कि कभी भी आपका ओवरफ्लो जब कंडीशन होगा तो कैरी फ्लैग आपका ऑन हो जाएगा। जैसे आप जनरल कैलकुलेशन भी करते हैं, अगर 73 और 29 ऐड करते हैं तो 9 + 3 12 हो जाता है, 2 डिजिट का हो जाता है। तो 1 को आप यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं। तो कैरी फ्लैग, ये 1 जो ऊपर गया, यहाँ पर क्या है, 1 2 3 कोई भी वैल्यू है, डेसिमल है तो आपका कैरी में कोई भी डेसिमल वैल्यू हो सकता है। बाइनरी के केस में आपका कैरी हमेशा 1 ही होगा, क्योंकि वहां पर 2 ही डिजिट है, 0 और 1, तो 0 कैरी हो नहीं सकता है, तो कैरी हमेशा 1 ही होगा। तो ये जो कैरी फ्लैग ऑन हुआ, इसी के बेस पर हम लोग कॉम्बिनेशनल सर्किट भी डिस्कस किए थे। तो कॉम्बिनेशनल सर्किट का जो बेस वही है कि आपका जो हाफ एडर और फुल एडर है, तो हाफ एडर से फुल एडर में स्विच करने का मतलब ही है कि 2 बिट पर वर्क कर रहे थे, रिजल्ट हमारा 2 बिट में आ गया। तो एक एक सिंगल बिट पर हमारा ऑपरेशन का रिजल्ट हमारा सिंगल बिट में आना चाहिए था, लेकिन अगर हमारा 2 बिट में इंफॉर्मेशन आ गया तो राइट मोस्ट बिट, इसको कहते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट। जब आप 2 डिजिट लिखे यहाँ तो ये आपका हो गया लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट, LSB, और ये हो गया आपका मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। और डिजिट में बोल सकते हैं लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो ये जो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है इसको कैरी फॉरवर्ड कर देते हैं, और जो लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट होता है उसको हम लोग स्टोर कर लेते हैं जे सम। तो यहाँ पर 12 हो गया और फिर यहाँ पर 102, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो ये चीज हम लोग यहाँ पर कैरी फ्लैग का काम यही है कि कब आपका कैरी जनरेट हो रहा है, यानी कि इंफॉर्मेशन। तो कैरी फ्लैग इज बेसिकली यूज्ड फॉर, कि नहीं, हाँ हाँ, ये इंडिकेट ओवरफ्लो, करता है। यस, इंडिकेट्स ओवरफ्लो और नॉट ओवरफ्लो। तो इस केस में ओवरफ्लो हुआ। अगर हम यहाँ बोल रहे हैं 73 और 25, तो 5 3 8 हो गया और यहाँ 9 हो गया, तो यहाँ पर नो ओवरफ्लो हो गया।
इस केस में कोई ओवरफ्लो नहीं हुआ क्योंकि एक बिट का एडिशन हुआ और रिजल्ट भी एक बिट का आया, तो हमको कोई कैरी फॉरवर्ड करने का जरूरत नहीं पड़ा। नहीं पड़ा। तो नहीं। कैरी फ्लैग इज बेसिकली यूज्ड टू इंडिकेट वेदर देयर इज ए ओवरफ्लो कंडीशन और नॉट ओवरफ्लो कंडीशन। तो ओवरफ्लो कंडीशन क्या है वो यहाँ हम लोग देखे। यस साइन फ्लैग जब इंडिकेट्स कैरी फॉरवर्ड करना हाँ निगेटिव नेगेटिव और सर साइन फ्लैग और पैरिटी फ्लैग सर दोनों रिजल्ट बताता है सर नेगेटिव और पॉजिटिव। नहीं साइन फ्लैग है ये बताता है इंडिकेट्स so it indicates overflow or not overflow. Sign flag indicates whether your result is negative or positive. और पैरिटी फ्लैग एक्चुअली क्या है, ये आप नेटवर्किंग पढ़ रहे होंगे, पढ़ लिए होंगे, तो नेटवर्किंग में यू ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द चेकसम Yes. एंड और उसमें ऐड कर दिया Yes, जाता sir. है, हाँ यस पैरिटी सर चेकर चेक लास्ट में हटा दिया जाता है। ठीक है। तो ये दोनों जो एक्चुअली क्या है, दीज आर द एरर करेक्शन कोड्स। तो ये एरर को करेक्ट करने के लिए पैरिटी चेकर लगाया जाता है, पैरिटी जनरेटर। तो अब ये जो पैरिटी जनरेटर है ये दो तरह का होता है, एक ऑड होता है और एक इवन होता है। तो ये Even. ऑड और इवन का कॉन्सेप्ट भी आपके पास होगा। ऑड का मतलब है कि एक बिट का हम लोग जो है पैरिटी चेकर लगा देते हैं। अब वो एक बिट का है, मान लेते हैं कोई इंफॉर्मेशन अगर आपका XYZ है, इस XYZ इंफॉर्मेशन में आप 010 पास कर रहे हैं 3 बिट का। तो यहाँ पर अगर हम ऑड और एक इवन, अगर ऑड पैरिटी एक बिट का ऑड पैरिटी अगर लगाएंगे और इवन लगाएंगे, दोनों में अंतर क्या होगा। ऑड पैरिटी अगर लगाएंगे तो यहाँ पर 010 है, नंबर ऑफ 1 हमारा ऑड होना चाहिए। तो ऑड पैरिटी के लिए यहाँ पर ऑड में बिट क्या रखना पड़ेगा, 0 या 1, इस इंफॉर्मेशन के लिए चेक करने Zero, के sir. लिए रिसीवर एंड पर हमारा जो है ऑड पैरिटी चेकर अगर लगा दे कि रिसीवर एंड पर हमारा जो इंफॉर्मेशन सही जा रहा है कि नहीं, तो अगर यहाँ 0 लेंगे तो ये 1 ऑड बना रहेगा, लेकिन अगर यहाँ ऑड में 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका टोटल नंबर ऑफ 1 ऑड की जगह इवन हो जाएगा। तो वहां पर आप कम्युनिकेशन रिसीवर एंड पर चेक करना आपके लिए कंफ्यूजन, वहां इल्यूजन हो जाएगा। तो ऑड के लिए 0 लेते हैं, लेकिन अगर इसमें इवन पैरिटी लगाना होगा तो इवन पैरिटी लगाने के लिए इस इंफॉर्मेशन में आपका एक सिंगल 1 है और इसको इवन बनाने के लिए हमको एक और 1 इवन पैरिटी में लेना होगा, क्योंकि जब एक और 1 लेंगे तो नंबर ऑफ 1 आपका क्या हो गया, इवन। नंबर ऑफ 1 इवन होने का मतलब है कि यहाँ इवन पैरिटी चेकर आप लगा दिए और आप मैसेज जो आपका फ्लो हो रहा है इन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर एंड इट विल बी इजीली चेक आउट कि वेदर द इंफॉर्मेशन इज reach to the destination and in a correct or appropriate manner or not. So is there any loss of the information that should be also rectified by the help of this parity check bit. तो पैरिटी फ्लैग वही चीज है, इवन और ऑड पैरिटी, यानी कि अगर दोनों में से कोई भी एक लेंगे तो हमको उसको ऑन करना पड़ेगा। तो पैरिटी चेकर में आप जैसे चेकसम में आप ऐड करते थे, पैरिटी चेक जनरेटर में आप इवन और ऑड करते थे। दोनों ही का काम मेनली था आपका कि इंफॉर्मेशन को चेकआउट करना, यानी कि इंफॉर्मेशन सही पहुंच रहा है कि नहीं। जीरो फ्लैग एज इट इज है कि जब भी आपका कोई रिजल्टेंट आपका वैल्यू अगर 0 होगा तो 0 और नॉन जीरो के लिए 0 और नॉन जीरो, ये नॉन जीरो इट इंडिकेट्स वेदर द result is 0 or non-zero. If the result is 0, then zero flag is on. If the result is non-zero, then the zero flag is as it is off, which is initially by default we have. So by default all the flag is set to be 0. Whenever any type of status will be changed during ALU part of operation, the particular status flag register is replaced by the particular logic 1 because it is initially at logic 0. तो जो logic 0 है वो logic 1 में change हो जाता है। इसको हम लोग डिस्कस किए थे फर्स्ट ईयर में भी, एक बार इसको आप रिकॉल करके रखिएगा। नेक्स्ट क्लास में इसको कंक्लूड करेंगे और हम लोग मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन या इनपुट ऑर्गेनाइजेशन में स्विच करेंगे। हाँ बोलिए। और आगे
तीन ही स्लाइड डिस्कस की हो गया। नेक्स्ट स्लाइड तीन ही तो है। सर पीछे करिए ना सर, इसके हो गया। Attendance.